इस कहानी की शुरुआत हुई रैंकिंग की कॉन्सेप्ट से, एक ऐसा सिस्टम जो इस दुनिया के इंसान की जिंदगी में उसका स्टेटस तय करता है। यही वो चीज है जो किसी के अंदर की इच्छाओं को जगाती है और उसे अपने मकसद की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करती है। ये रैंकिंग किसी की ताकत और समझदारी में देखती है, साथ ही उसके सोशल कनेक्शंस, दौलत और यहाँ तक कि वो कौन सा जॉब करता है उसमें भी। इस तरह के दौर में हर चीज की कीमत एक हायरार्की से तय होती है। इसी दौर में एक लड़के की जर्नी शुरू हो रही थी। वो लड़का जो सामने देख रहा था, सोच रहा था कि उसे किस रास्ते पर चलना है। एक छोटे और शांत गांव टोरी में, जहां जिंदगी बहुत सादगी से बहती थी, एक लड़का लोई लकड़ी काटने में लगा हुआ था। उसके हर बार में उसका जोश साफ झलक रहा था। जब उसने काम पूरा किया तो उसके चेहरे पर संतोष था और उससे पता चल रहा था कि वो 16 साल का है। उसी वक्त एक गांव वाले ने आवाज लगाई और पूछा कि क्या वो उसकी तलवार तेज कर सकता है। लोई ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया, लेकिन तभी अचानक एक लड़की यूना गुस्से में आई। उस आदमी को लात मारी और चिल्ला पड़ी कि वो लोई पर हर चीज के लिए डिपेंड ना करे। यूना, जो खुद भी 16 की थी, बहुत तेज और जिद्दी लग रही थी अपने इस अंदाज से। उस गांव वाले ने कहा कि लोई बचपन से ही थोड़ा खोया खोया सा रहता है और वो कभी किसी की मदद से मना नहीं करता। जन्म से ही उसकी ऐसी पर्सनालिटी है, वो उस पर चिल्लाई। लेकिन यूना यहीं नहीं रुकी। उसने लोई को पकड़ के हिलाया। साफ नाराज थी इस बात से कि सब लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि लोई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर थोड़ी शांत होकर यूना बोली कि उसे पता है लोई बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ये बर्ताव बहुत परेशान करने वाला है। फिर अचानक जैसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आया हो, यूना जोर से मुस्कुराई। वो लोई के पास आई और धीरे से जोश में फुसफुसाकर पूछा कि क्या वो गांव से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसने एक सीक्रेट रास्ता ढूंढा है जो किसी को नहीं पता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, यूना की दादी वहां आ गई, एक सख्त बूढ़ी औरत, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि वो गांव के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये उनके गांव का नियम है। यूना ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी टस से मस नहीं हुई और जोर से अपनी नातिन को खींच कर ले जाने लगी, ये कहते हुए कि वो ऐसा कभी नहीं होने देंगी। फिर गांव के दूसरे दो आदमियों ने आकर यूना को पकड़ा ताकि वो ज्यादा बेकाबू ना हो जाए। दादी ने कहा कि यूना को कुछ वक्त तक नजर में रखा जाएगा, उसकी लापरवाह हरकतों की वजह से। यूना विजिबली नाराज और दुखी दिख रही थी। इसके ठीक उलट दूसरे एक आदमी ने लोई से पूछा कि क्या वो बाद में पानी भरने में उसकी मदद करेगा। जवाब में लोई ने शांति से हाँ कहा। तो उस आदमी ने आगे कहा कि लोई और यूना कितने अलग हैं, जबकि उनकी उम्र बराबर है और वो इस गांव की अपनी जनरेशन के अकेले लोग हैं। फिर उस आदमी ने लोई से कहा कि उसे कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। जरूर कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो वो अपने लिए करना चाहता होगा। लेकिन लोई ने धीरे से मना कर दिया और कहा कि वो मदद करता रहेगा, जिससे वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ। जबकि लोई के दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई कि कैसे उसके माँ बाप के गुजरने के बाद गांव वालों ने उसे अपनाया था, जैसे वो उनका अपना हो। उसे याद आया कि कैसे सबने हमेशा उसके साथ प्यार से पेश आया और कभी उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। अब पहले से भी ज्यादा उसे समझ आया कि गांव वालों ने उसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा कोशिश की ताकि वो खुद को अकेला न समझे। उसके बदले में लोई ने एक चुपचाप फैसला किया था कि वो इस प्यार और दयालुता का बदला जरूर चुकाएगा। फिर अपने आप में मुस्कुराते हुए लोई ने सोचा कि उसे अपना गांव और वहां के लोग कितने प्यारे लगते हैं। वो आदमी लोई की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे उसी दिन से अपने साथ रहने का न्योता दिया। लेकिन लोई ने विनम्रता से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अभी भी उसी घर में रहता है जो उसके माँ बाप ने छोड़ा था। आखिर में लोई ने अपने मन में फिर से यह तय किया कि गांव के लोग ही उसकी असली दुनिया है। दूसरी ओर यूना गांव के चौराहे पर एक लकड़ी के पिंजरे में बंद बैठी थी और दूर देख रही थी, जैसे बाहर की दुनिया को तरस रही हो। उसने जोर से अपनी दादी को आवाज दी, उसे बाहर निकालने की मांग की, लेकिन बूढ़ी औरत ने थककर बस उसे देखा और कहा कि उसकी जिद्दी आदतें ही मुश्किल है। काश वो भी लोई जितनी शांत होती। जब यूना सोचने लगी कि उसकी दादी गांव से बाहर जाने को लेकर इतनी सख्त क्यों है, तो बूढ़ी औरत ने ठंडे लहजे में कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कभी कभार व्यापारी आ ही जाते हैं तो किसी तरह का रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यूना ने जवाब दिया कि बात जरूरत की नहीं है, बल्कि उस चाहत की है जो वो बाहर की दुनिया को लेकर महसूस करती है। उसने पूछा कि आखिर क्यों उन्हें इतना सीमित होकर रहना पड़ता है। गंभीर लहजे में उसकी दादी ने बताया कि बाहर कोई ऐसा है जिसे उनसे गहरी दुश्मनी है। ये सुनकर यूना चौंक गई और तुरंत पूछा कि वो कौन है। लेकिन दादी ने उसकी जिज्ञासा को टालते हुए कहा कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी बीच लोई गांव के कुएं से पानी भरने में लगा था, शांत और स्टेडी एनर्जी के साथ काम कर रहा था। जब काम पूरा हुआ तो उसने चारों ओर देखा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी कुछ उसके सिर पर आकर लगा और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, यूना उसके पीछे छुपी हुई थी। उसने शरारती मुस्कान के साथ इशारा किया कि चुप रहो। लोई हैरान था कि वो फिर बाहर आ गई है, लेकिन यूना ने गर्व से मुस्कुराकर कहा कि वो पहले भी कई बार भाग चुकी है, अब तो मुश्किल ही नहीं लगता।
फिर जोश में कहा कि वो उसके साथ चले, लेकिन लोई थोड़ी देर चुप रहा, हिचकिचाया। जब दोनों गांव की सीमा पार कर चलने लगे तो लोई ने चिंता जताई कि अगर उसकी दादी को पता चला तो दोनों को डांट पड़ेगी, लेकिन यूना ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा क्योंकि वो ज्यादा दूर और ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेंगे। उसने ये भी कहा कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ खास है। वो दोनों एक हरे भरे जंगल से गुजरने लगे। यूना जोश में आगे आगे चल रही थी और लोई सावधानी से उत्सुकता के साथ उसके पीछे। जैसे ही वो लोग जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंचे, यूना की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। उसने लोई से कहा कि अब वो उस जगह के बहुत करीब है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। आखिरकार दोनों एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक विशाल और बेहद खूबसूरत घाटी उनके सामने फैल रही थी जो दूर तक दिखाई दे रही थी। यूना खुशी से चिल्लाई और उस शानदार नजारे की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो लोई, ये है असली दुनिया। वो उस नजारे की खूबसूरती और उसके पैमाने को देखकर दंग रह गई। लोई भी बहुत भावुक हो गया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा था। उसने हैरान होकर कहा, ये तो अनबिलीवेबल है। फिर यूना अचानक थोड़ी सीरियस हो गई और उससे पूछा, क्या तुम्हें बाहर की दुनिया के रूल्स के बारे में पता है? लोई थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसकी तरफ देखा। यूना ने फिर अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली जो उसने एक ट्रेडर से ली थी। उसने बताया कि उस किताब में बाहर की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले एक सिस्टम के बारे में लिखा है जिसका नाम था रैंकिंग्स। यूना ने आगे बताया कि यह सिस्टम लगभग हर चीज पर लागू होता है। एडवेंचरर्स, डॉक्टर्स, यहाँ तक कि म्यूजिशियंस भी सबको रैंक्स में डिवाइड किया जाता है और जो लोग ये रैंक्स हासिल करते हैं उन्हें कहते हैं रैंकर्स। ये रैंकिंग पावर, फूड, दौलत और हथियारों के बेस पर मिलती है। यूना जोश से बोलती गई, बाहर की दुनिया में लोग हर पल एक दूसरे से कम्पीट करते हैं बस एक हायर रैंक पाने के लिए। लो ये सब सुनकर चौंक गया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि बाहर की दुनिया तो एकदम अलग है, उसके विलेज से बिल्कुल अलग। यूना ने फिर कहा कि उसका सपना है एक रैंक्ड एडवेंचरर बनने का। वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है, खतरनाक चैलेंजेस फेस करना चाहती है और स्ट्रॉन्ग राइवल से भिड़ना चाहती है और एक दिन एक ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती है जिसे सब प्यार करें और इज्जत दें। लोई ने थोड़े सीरियस अंदाज में उसे याद दिलाया, तुम जानती हो विलेज के बाहर जाने की मनाही है। लेकिन यूना ने बात काट दी। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे अब उस रूल की कोई परवाह नहीं है लोई, मेरा मन बन चुका है। फिर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, चलो ना, साथ चले, चलो हम दोनों मिलकर एडवेंचर पर निकलें। ये सुनकर लोई हैरान रह गया। उस पल में यूना ने उसे एक पुरानी याद दिलाई कि जब वो सिर्फ 5 साल की थी तब एक विशाल ईगल ने उसे उठा लिया था जिससे वो खतरे में थी और उसी समय लोई ने उसे बचाया था और तब उसके अंदर से एक अजीब सी ताकत निकली थी। लोई थोड़े हैरान होकर पूछता है, सच में ऐसा हुआ था? यूना ने जोर से कहा, हाँ, उस दिन मैंने जाना कि तुम हमेशा शांत लगते हो लेकिन जब बात सच में सीरियस होती है तब तुम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हो। फिर मुस्कुराकर बोली, अगर तुम बाहर की दुनिया में कदम रखो तो तुम और भी ज्यादा चमकोगे। चलो ना मेरे साथ पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने। लोई कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, लेकिन यूना, मुझे अपना गांव बहुत प्यारा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यूना उसकी ऐसी बात सुनकर गुस्से से भर गई। उसने फ्रस्ट्रेशन में लोई को मारना शुरू कर दिया। उसकी जिद पर चिल्लाते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा पीछे हट जाते हो। फिर उसने गुस्से में पीछे मुड़कर कहा, ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। वो गुस्से और नाराजगी से चिल्लाते हुए दूर जाने लगी। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। लोई वहीं बैठा रह गया। उसने पीछे से आवाज लगाई, सावधानी से जाना, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। वो बस बैठा रहा और सोचता रहा। अचानक एक नया ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या यूना सच में विलेज छोड़कर जा सकती है हमेशा के लिए? वो अकेले उस घाटी को देखता रहा जहां दूर दूर तक आसमान फैला हुआ था। यूना की बातों की गूंज उसके कानों में थी। बाहर की दुनिया, रैंकिंग्स, एडवेंचर्स। वक्त बीतता गया। सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरे रंगों से भर गया। शाम के वक्त लोई ने विलेज लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में अचानक उसे आसमान में कुछ अजीब सा दिखा। वो रुक गया, हैरान होकर देखा। उसके ऊपर कोई विशाल ऑब्जेक्ट हवा में मंडरा रहा था, कुछ अनजान और डरावना। फिर अचानक उस ऑब्जेक्ट से एक तेज रोशनी और एनर्जी का बीम निकला, इतना ताकतवर कि लोई जमीन पर गिर पड़ा। वो समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वो चीज तेजी से गायब हो गई। डर और बेचैनी से भरकर लोई विलेज की तरफ दौड़ा। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, यूना, उसकी दादी और बाकी सब लोग ठीक हो। वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा, सब ठीक होगा, विलेज को कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां विलेज होना चाहिए था, उसकी सांसें थम गई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ी सी खाई। पूरा गांव गायब था। लोई जड़ हो गया। उसकी आंखें उस खाली जगह को देखती रह गईं जहां कभी उसका घर, उसके अपने सब रहते थे। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर धीरे धीरे वो बड़बड़ाने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया? फिर जैसे होश आया, वो पागलों की तरह दौड़ने लगा, चिल्लाने लगा, यूना, दादी, कोई है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी यूना की एक मुस्कुराती हुई याद उसके दिमाग में उभरी। छोटी सी यूना कहती है, इट्स ओके लोई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम कभी अकेले नहीं हो। लोई की आंखों के सामने वो सारे विलेजर्स की यादें ताजा हो गईं जो उसे कहते थे, अब से हम सब तुम्हारा परिवार है। वो जोर से चीखा, दर्द और टूटे हुए दिल के साथ, और घुटनों के बल गिर पड़ा
उस तबाही के सामने। उसका चेहरा सदमे और डिसबिलीफ से भरा हुआ था। उसने कांपते हुए कहा, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, हमारा गांव ही क्यों। और वहीं पर लोई जमीन पर बैठा रो रहा था कि उसने किसी को कहते सुना, मैं इस बार भी कुछ नहीं कर पाया, मैं फिर से लेट हो गया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। काफी देर तक रोने के बाद वो लड़खड़ाते हुए उठा और उस आवाज की तरफ देखने लगा जहां एक अजनबी आ खड़ा हुआ था जो उसी की तरफ बड़ी ध्यान से देख रहा था। फिर वो आदमी धीरे धीरे लोई के पास आया और चुपचाप उसके बगल में खड़ा हो गया। फिर शांत आवाज में पूछा, क्या तुम टोरी विलेज से बचे हुए लोगों में से एक हो? लोई ने दुखी और धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ। उस आदमी ने हमदर्दी जताई, मुझे अफसोस है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। फिर उसने कहा, चिंता मत करो, वो आइलैंड जो कुछ समय पहले आसमान में आया था अब गायब हो चुका है। लोई हैरान रह गया, आइलैंड? वो सोचने लगा, आखिर वो क्या था, वो चीज जो आई और फिर अचानक गायब हो गई। गुस्से और दर्द से भरकर लोई चिल्लाया, मेरे विलेजर्स कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ? आदमी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, तुम्हें विलेज को भूल जाना होगा, अब वहां कुछ नहीं बचा है। फिर उसने एक छोटा सा कागज लोई को दिया, उस पर किसी जगह का नाम लिखा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहां चले जाना, ये एक सेफ जगह है। उसकी इन बातों से लोई का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस आदमी को पकड़ लिया और जोर से झकझोरते हुए कहा, मुझे सच्चाई बताओ। उस आदमी ने भी गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारा विलेज पूरी तरह गायब हो चुका है और ये दुनिया तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नहीं है, तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। फिर उसने थोड़ा रुककर गंभीरता से कहा, तुम्हें यह सब भूल जाना चाहिए, यही एक रास्ता बचा है। जबकि उसके मन में एक और बात थी जो उसने जाहिर नहीं की। अगर लोई ने इस राज को और ज्यादा टटोला तो शायद अगला नंबर उसी का हो। लेकिन लोई के अंदर कुछ टूटने की बजाय कुछ जाग गया। यूना की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, लोई, जब तुम सीरियस हो जाते हो तो तुम सबसे स्ट्रांग बन जाते हो। उसी पल लोई के अंदर एक अजीब सी एनर्जी उठने लगी, जिसे महसूस करते हुए वह आदमी पीछे मुड़ा। जबकि गुस्से और संकल्प से भरे हुए लोई ठान लिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं उस आइलैंड तक जाऊंगा और अपने विलेज के सब लोगों को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके दिमाग में बचपन की यादें लौटने लगी, वो समय जब एक भूस्खलन में उसके माता पिता की मौत हो गई थी, कैसे वो बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन टोरी विलेज के लोगों ने उसे अपनाया, अपने बेटे जैसा प्यार दिया। वो कभी अकेला महसूस नहीं करता था, यूना की वजह से, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, फूलों के गुलदस्ते लेकर आती थी और मुस्कुराती रहती थी। लोई की आंखों में वो सारे लोग घूमने लगे, वो विलेजर्स जो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते थे, जो दूसरों के दर्द को अपना समझते थे। उसी पल लोई को एक बात पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आ गई कि मैं इन्हें नहीं भूल सकता, ये लोग मेरे परिवार हैं। और उसी वक्त उसके अंदर से प्राणा नाम की एक रहस्यमयी शक्ति जोर से फूटने लगी, एक ऐसी ताकत जो उसके संकल्प और दर्द से पैदा हुई थी। लोई अब तैयार था, लोई के चेहरे पर अब साफ दिख रहा था पक्का इरादा। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं उस आइलैंड पर जरूर जाऊंगा, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, और अपने विलेज के हर एक इंसान को वापस लेकर आऊंगा। वो अजनबी जो लोई से मिला था अब हैरान था। लोई से निकलती हुई एनर्जी देखकर उसका चेहरा सन्न रह गया। उसके सामने अचानक स्पेस ही बेंड होने लगी, जैसे वक्त और जमीन दोनों ही लोई की ताकत के आगे झुक रहे हों। इसे अजनबी की आंखों के सामने अजीब विजन्स आने लगे। प्राणा एक मानसिक ऊर्जा है जो हर जीवित प्राणी के अंदर होती है, पर उसने ये भी पढ़ा था, हर कोई प्राणा रखता है, लेकिन कुछ ही लोग इसे इस्तेमाल कर पाते हैं, और उनमें से भी कुछ रेयर लोग ऐसे होते हैं जो इस ऊर्जा को बहुत ताकतवर ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पर प्राणा अदृश्य और रंगहीन होती है, लेकिन जिनमें ये बेहद स्ट्रांग हो, उनके अंदर से प्राणा बाहर भी दिखने लगती है, वो भी किसी रंग में चमकती हुई। लेकिन कुछ रेसेस का अपना अलग प्राणा भी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विलेज का प्राणा कुछ अलग था और इसलिए वो निशाना बना? इसे अजनबी ये समझ गया था कि लोई सिर्फ टोरी विलेज से नहीं, बल्कि बाबल नाम की जगह का सर्वाइवर भी है। वो लोई को बचाने आया था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि लोई को उसकी जरूरत नहीं है। लोई में खुद को बचाने और लड़ने की ताकत है। फिर भी उसने खुद से बड़बड़ाया, इस लड़के को अब भी नहीं पता कि वो कितना खतरे में है और मैंने क्यों उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसी समय उसने उसके सामने जमीन में अपनी तलवार घुसा दी, एक साइलेंट लेकिन बहुत ही मजबूत फैसला। वो लोई की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, अगर तुम सच में उस आइलैंड पर जाना चाहते हो तो ये तलवार उठाओ और अपनी ताकत साबित करो। अगर मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखा तो मैं खुद तुम्हारी ट्रेनिंग लूंगा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली जो गहरा लाल प्राणा छोड़ रही थी और बोला, मुझ पर पूरी ताकत से हमला करो, जैसे मुझे मारने की नियत हो। अब एक जबरदस्त टकराव शुरू हुआ। लोई, जो हरे प्राणा की तेज रोशनी में चमक रहा था, उस आदमी की तरफ बढ़ा जो लाल प्राणा से घिरा हुआ था। लोई ने पूरी ताकत से हमला किया। उसके पास सोर्ड की स्किल कम थी, लेकिन उसकी एनर्जी और उसके वारों का दबाव बेहद भयानक था। उस आदमी ने नोट किया, तलवार चलाने का तरीका कमजोर है, लेकिन हर वार में जो दबाव है वो असाधारण है। लोई की अटैक्स इतनी जबरदस्त थीं कि उसने अजनबी को भी बैकफुट पर डाल दिया। कम स्किल लेकिन प्योर रॉ पावर और डिटर्मिनेशन से भरा हुआ लोई अब एक योद्धा की तरह लड़ रहा था। जैसे ही उनकी तलवारें आपस में टकराईं, एक भारी टक्कर के साथ उनकी निगाहें मिलीं। दोनों की आंखों में गंभीरता और ताकत साफ दिख रही थी।
लोई के चारों ओर से एक प्राणा की जबरदस्त लहर निकली, इतनी तेज कि वो आदमी भी हैरान रह गया। उसके दिल में एक बात गूंजने लगी, ये लड़का वाकई कुछ अलग है। लोई का चेहरा अब और ज्यादा गुस्से और डिटर्मिनेशन से भरा था। उसने पूरी ताकत से हमला जारी रखा, मानो रुकने का नाम ही नहीं। जब ये टकराव खत्म हुआ, दोनों शांत हो गए। अब वो आदमी लोई के पास बैठा और बोला, जिस आइलैंड की वजह से तुम्हारा विलेज मिट गया, उसका नाम है गॉड्स आइलैंड। फिर उसने समझाया, ये आइलैंड आमतौर पर ओशन के ऊपर हवा में तैरता रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक किसी रैंडम जगह पर प्रकट हो जाता है और वहां की हर चीज को तबाह कर देता है। उसकी आवाज में दर्द और अफसोस था। मैंने कई बार इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। इसके बाद उसने एक थ्योरी लोई को बताई। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उस आइलैंड की रहस्यमयी रोशनी के संपर्क में आते हैं, वो सीधे उस आइलैंड पर पहुंचा दिए जाते हैं। लोई सोच में पड़ गया, अगर मैं उस लाइट को छू लूं तो क्या होगा? आदमी ने शांति से जवाब दिया, ये सिर्फ एक थ्योरी है, अगर तुम बच भी गए तो उसके बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। लोई ने गंभीरता से पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? आदमी बोला, एक सीधा रास्ता है। अगर तुम सच में गॉड्स आइलैंड तक पहुंचना चाहते हो, तुम्हें एडवेंचरर रैंकिंग में टॉप 10 में आना होगा। लोई चौंक गया और पूछा, ये रैंकिंग होती क्या है? आदमी ने समझाया, एडवेंचरर्स वो लोग होते हैं जो अनजानी जमीनों को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें डेवलप करते हैं। इन एडवेंचरर्स में टॉप 10 की जगह पाना किसी मॉन्स्टर को हराने जैसा है। जो लोग इस लिस्ट में ऊपर होते हैं वो बाकी सबसे अलग होते हैं, ताकत, स्किल और अनुभव में। फिर उसने गंभीर लहजे में जोड़ा, अगर तुम टॉप 10 में पहुंच जाते हो तभी तुम गॉड्स आइलैंड तक जा सकते हो। लेकिन उसने चेतावनी दी, गॉड्स आइलैंड जब से पहली बार देखा गया है तब से ये हर बार डेंजर जोन्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर रहा है। जो भी वहां गया है बहुत कम ही वापस आया है। इतना सब समझाने के बाद उसने लोई से सीधा सवाल किया, क्या तुम अब भी वहां जाना चाहते हो? लोई ने बिना झिझक और पूरे जोश के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। वो आदमी थोड़ी देर लोई को देखता रहा। उसकी आंखों में जो संकल्प और जुनून था, उसे देखकर वो भी एक पल को सोच में पड़ गया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो आदमी लोई की तरफ देखकर बोला, आज से ठीक 1 साल तक मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन सिर्फ तलवार चलाना सिखाऊंगा। फिर उसने जोड़ा, इस 1 साल में मैं सिर्फ तुम्हारा पहला स्टेप बनूंगा। इसके बाद तुम्हें खुद ही एडवेंचरर रैंकिंग के टॉप तक पहुंचना होगा। इसके बाद उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम है एडोल, इंसानों में सबसे ताकतवर और नंबर 1 रैंक का नाइट। फिर एडोल ने लोई से उसका नाम पूछा। लोई ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, लोई। एडोल ने लोई का हाथ मिलाते हुए गंभीरता से कहा, ट्रेनिंग में मैं कभी रहम नहीं करूंगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम पहले इंसान हो जिसने पहली बार में मुझे कट लगाया है। जबकि लोई की आंखें एडोल की तरफ टिकी रहीं। उसके अंदर तैयारियां पूरी थीं, चाहे जो भी आने वाला हो। यहीं से शुरू हुआ वो साल जिसे लोई बाद में नरक का साल कहकर याद करता है। लोई की ट्रेनिंग बेहद सख्त थी। हर दिन, हर पल उसके हाथ पांव जख्मी रहते, छालों और कटों से भरे हुए। इस दौरान लोई को कई बार ऐसी खतरनाक और जानलेवा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसकी मांसपेशियां फटती, हड्डियां टूटती और कभी कभी तो उसके शरीर से लगातार खून बहता था। इतनी तकलीफों के बाद एडोल ने घोट से आइलैंड के बारे में बात करना पूरी तरह बंद कर दिया, जैसे वो कहना चाहता हो, अब जवाब खुद ढूंढो और अगर नहीं मिल सके तो छोड़ दो। लोई फिर भी नहीं रुका। वो सारी पीड़ा सहता रहा क्योंकि उसके दिल में एक भरोसा था, मेरे गांव वाले अब भी जिंदा हैं। यही यकीन उसे आगे बढ़ाता रहा। लेकिन कई सवाल लोई को अब भी परेशान करते थे। गांव कैसे गायब हुआ? गॉड्स आइलैंड की असलियत क्या है? लोई अपने साथ सिर्फ अपनी तलवार लिए चलता रहा, अपने आप से ये वादा करते हुए, मैं एडवेंचरर रैंकिंग में टॉप तक पहुंचूंगा और हर एक सच्चाई जानकर रहूंगा। उसके अंदर एक जबरदस्त जुनून था, एक ऐसा संकल्प जो कभी नहीं डगमगाया। ऐसे ही 1 साल बीत गया। अब लोई अपने मास्टर एडोल के साथ एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। सामने एक शानदार नजारा फैला हुआ था। एडोल ने सामने की ओर देखते हुए लोई से पूछा, क्या तुम अगली यात्रा के लिए तैयार हो? लोई ने शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं तो बहुत पहले से तैयार हूं। लोई चुपचाप दूर देखने लगा। उसे याद आया यूना का चेहरा, जब उसने कहा था, मैं एक रैंक्ड एडवेंचरर बनना चाहती हूँ, चलो साथ में वो एडवेंचर शुरू करें जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। यूना, वो लड़की जिसने हमेशा बाहर की दुनिया का सपना देखा था और फिर एक दिन अचानक गायब हो गई। अब लोई को समझ आया, अब मैं उस सफर पर जा रहा हूँ जिसका सपना यूना ने हमेशा देखा था। लोई ने अपने दिल में एक ठान ली, अब मैं यूना का सपना पूरा करूंगा, उसके लिए। उसी वक्त एडोल ने उसे आवाज दी, चलो लोई, सफर शुरू करने का टाइम आ गया है। लोई ने शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में जवाब दिया, मैं तैयार हूं। 1 साल की दर्दनाक ट्रेनिंग के बाद लोई पूरी तरह बदल चुका था। अब वो 17 साल का हो चुका था। उसकी कदकाठी लंबी हो गई थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब लोई तैयार था गॉड्स आइलैंड की तरफ निकलने के लिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नाइट का शिष्य बनकर। लोई की ये यात्रा शुरू हुई वॉल्टर किंगडम से, उसके अपने गांव टोरी से निकलकर राजधानी ट्रचिस्टा की ओर। ट्रचिस्टा में था एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम था अप्रेसर ब्यूरो। यही ऑफिस एडवेंचरर रैंकिंग्स को मैनेज करता था और अपडेट करता था। इसी ऑफिस के एक रूम में एक लड़की किताबों और पेपर्स के ढेर पर सोई हुई थी, नींद में ही बड़बड़ा रही थी। टाइम हो गया। फिर अचानक वो घबराकर उठी क्योंकि उसे किसी ने उसके नाम से बुलाया।
उसे याद आया कि वो कुछ जरूरी काम मिस कर चुकी है। फिर वह बाहर गई तो अपने कॉलीग से टकराई, जिसने पूछा, क्या तुम फिर से पूरी रात रैंकिंग लिस्ट ही देखती रही? लड़की ने बचाव किया, ये मेरा काम है, मैं अप्रेजर हूँ। उसकी कॉलीग बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम रोज इतने लोगों की रैंकिंग इवेल्युएट करती हो। फिर समझाया गया कि अप्रेजर एक प्रोफेशन है जिसमें माहिर एक्सपर्ट्स को दुनिया भर में भेजा जाता है ताकि वो एडवेंचरस की स्किल्स का इवेल्युएशन कर सकें और उन्हें सही रैंकिंग दे सकें। ये जॉब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में भी हाई लेवल कैपेबिलिटी मांगती थी और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कई सारी एग्जाम्स और इवेल्युएशंस पास करनी पड़ती थी। इसीलिए अप्रेजर का काम दुनिया के सबसे मुश्किल जॉब्स में से एक माना जाता था और कोई भी ये जॉब नहीं कर सकता था, सिर्फ चुने हुए लोग ही इसमें आते थे। लड़की ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, मैं अभी जूनियर एम्प्लॉई हूँ और मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। जिस पर उसकी कॉलीग बोली, अगर तुम किसी ग्रेट एडवेंचरर की एक्सक्लूसिव अप्रेजर बन जाओ तो तुम्हें जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। लड़की ने थोड़ी उदासी से कहा, मुझे अभी तक कोई ऐसा एडवेंचरर मिला ही नहीं जो उस लायक हो। कॉलीग हंस पड़ी, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई हैं। लेकिन लड़की ने सीधा जवाब दिया, मेरे स्टैंडर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आजकल के एडवेंचरर्स की घटिया लेवल से। फिर वो जोश में बोली, पहले एडवेंचरर्स के बीच जबरदस्त कंपटीशन होता था, रैंकिंग्स हर वक्त बदलती रहती थी, पर अब टॉप पोजीशंस में कोई हलचल ही नहीं होती। रैंकिंग की वैल्यू ही तब है जब वो इवॉल्व होती रहे। वो अपनी बात पर डटी रही, रैंकिंग्स को तभी मायने मिलते हैं जब उनमें बदलाव आते रहे, वरना सब बेमतलब है। उसकी कॉलीग ने टीजिंग अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो रैंकिंग्स और इवैल्यूएशन का कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। लड़की खिलखिलाकर हंसी और गर्व से बोली, सच कहूं तो हाँ, इस मामले में मैं होपलेस केस हूं। फिर वो अप्रेजर लड़की जोश में बोल पड़ी, काश कोई नया सितारा आए जो इन सारी रैंकिंग्स को हिलाकर रख दे। कॉलीग हंसते हुए एक बड़े हॉल का दरवाजा खोलती है, क्या पता वो राइजिंग स्टार इसी हॉल में कहीं हो। वो हॉल लोगों से भरा हुआ था, हर कोई एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन एग्जाम की तैयारी में था। अप्रेजर लड़की हैरान होकर बोली, इतने लोग इस साल क्यों आए हैं? पहले तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। कॉलीग ने जवाब दिया, हाँ, यूजुअली नंबर कम होता है। शायद 2 महीने पहले अजाबान फॉरेस्ट को डेंजर जोन में जोड़ने की वजह से लोगों की इंटरेस्ट बढ़ी है। फिर उसने पार्टिसिपेंट्स की तरफ ध्यान से देखा और बोली, इस बार काफी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स आए हैं। वो एक एक करके कुछ खास लोगों की पहचान कराने लगी। आउल डार्कीज, मर्सनरीज रैंकिंग में 753, एक फेमस रेड वुल्फ मर्सनरी कॉर्प्स ग्रुप का यंग लीडर जिसे पूरे कंट्री में जाना जाता है। फिर उसने दिखाया एडी मार्कमैन को आर्चर्स रैंकिंग में 402, एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखता है जो आर्चरी में एक्सेलेंस के लिए जानी जाती है। उसकी एरो स्पीड इतनी फास्ट है कि वो फ्यूचर में रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसके अलावा उसने कुछ और खास लोग भी मेंशन किए, एडवेंचरर, रैंकर्स मर्चेंट, नेविगेटर और गाइड रैंकर्स जैसे एक्सपर्ट्स। अप्रेजर लड़की ने भी कुछ लोगों को देखा और वो फौरन उनके रैंक्स पहचान गई। कॉलीग ने उसकी तारीफ की, तुमने तो बिना रिकॉर्ड देखे ही सबकी रैंकिंग पहचान ली। लड़की ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, आखिर में मैं अप्रेजर हूँ, आदत हो गई है। फिर वो बड़े उत्साह से बताने लगी, एडवेंचर रैंकिंग पाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कुछ खास और खतरनाक एरियाज में घुसने के लिए ये टाइटल होना ही चाहिए है, जैसे उस फॉरेस्ट में जाने के लिए। तभी लोई वहां पहुंचा। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसने बेल बजाई, जिससे वह अप्रेजर की कलीग वहां से थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर चली गई। फिर उसके पास जाकर रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, जबकि लोई ने पूछा कि क्या यही जगह रैंकिंग्स के लिए रजिस्टर करना पड़ता है? जिसके जवाब में उसने समझाया, हाँ, रैंकिंग सिस्टम उनका अप्रेजर ब्यूरो करता है। किसी भी जगह से अप्रेजर की मदद से उसमें अपडेट किया जा सकता है, लेकिन पहली बार की रजिस्ट्रेशन यही ऑफिस में होती है। लोई ने कहा, मैं एडवेंचरर रैंकिंग में रजिस्टर करना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट टाइम पर आए हो, एग्जाम अभी शुरू होने वाला है, चाहो तो अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लोई ने हामी भरी, फॉर्म लिया और रिसेप्शनिस्ट ने बताया, एग्जाम फीस है 3000 डेल। लोई ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया। रिसेप्शनिस्ट ने उससे थैंक यू कहा, पास वाले कमरे में वेट करने को बोला और उसका टेस्ट नंबर बताया, 53। अप्रेजर लड़की ने लोई को जाते हुए देखा और थोड़ी हैरानी से बोली कि अब भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अप्रेजर ब्यूरो के काम के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी साथी हंसते हुए बोली कि उसे भी बहुत टाइम हो गया किसी को समझाए हुए। फिर उसने लड़की से एग्जाम की तैयारी में मदद मांगी और वो हंसते हुए तैयार हो गई। बोली कि अंदर बैठकर काम करना भी कभी कभी अच्छा लगने लगता है। फिर रिसेप्शनिस्ट ने सबको एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन एग्जाम के बारे में डिटेल में बताया कि ये 3 स्टेज में होगा, पहला रिटन एग्जाम, फिर प्रैक्टिकल स्टेज और अंत में एक फाइनल टेस्ट जो बाद में बताया जाएगा। फिर उसने सभी पार्टिसिपेंट्स को सलाह दी कि अगर किसी एक स्टेज में अच्छा परफॉर्म न भी कर पाए तो हार न माने, क्योंकि बाकी स्टेज में बेहतर करके पास हो सकते हैं। रिटन एग्जाम शुरू हुआ और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स टेंशन में गहराई से सोचते दिखे। एक कैंडिडेट तो मन ही मन सोच रहा था कि एग्जाम कितना मुश्किल है और कितने अलग अलग टॉपिक से भरा पड़ा है। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने एग्जाम खत्म होने की घोषणा की और बताया कि प्रैक्टिकल टेस्ट 2 घंटे बाद विलेज के बाहर जंगल में होगा। तब तक सभी को वहीं रुकना होगा जब तक रिजल्ट्स ना आ जाए। दूसरे कमरे में रिसेप्शनिस्ट ने अपनी साथी से पेपर्स चेक करवाने में मदद मांगी और वो खुशी से तैयार हो गई।
फिर दोनों लड़कियां एग्जाम पेपर चेक करने में जुट गईं। तभी उस लड़की की नजर कैंडिडेट नंबर 53 यानी लोई के पेपर पर पड़ी। उसने लोई को तुरंत पहचान लिया, वही लड़का जिसकी आंखों में उदासी थी। लेकिन जैसे ही उसने लोई के जवाब देखे, उसका चेहरा हैरानी से भर गया। लोई के सारे आंसर्स गलत थे, जिसे लड़की ने थककर गहरी सांस ली और कहा कि तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मैं कैसा फील करती हूँ ऐसे अचीव कैंडिडेट को मार्क देकर। 2 घंटे बाद सभी पार्टिसिपेंट्स जंगल में जमा हो चुके थे, जहां उस अप्रेजल ब्यूरो की एम्प्लॉई ने प्रैक्टिकल टेस्ट की जानकारी दी कि उन्हें कुछ स्पेसिफिक ट्रेजर्स ढूंढने होंगे। फिर उसने रूल समझाए, एक बड़ी सी बोर्ड की ओर इशारा किया जिस पर हर ट्रेजर के पॉइंट्स लिखे थे, और साफ साफ बोल दिया कि आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। जो आइटम पहले छू लेगा वो उसी का माना जाएगा। पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी स्किल्स की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि उसे मेडिसिनल हर्ब्स की अच्छी नॉलेज है, कोई इंसेक्ट कलेक्टिंग में एक्सपर्ट होने का दावा कर रहा था। जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, सारे पार्टिसिपेंट्स तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही सारे पार्टिसिपेंट्स जंगल की तरफ चले गए, एम्प्लॉई ने चैन की सांस ली और बोली, अब थोड़ी देर रिलैक्स कर सकती है। उसने अपनी साथी से पूछा कि इस बार कितने लोग पास होंगे, तो उसने अंदाजा लगाया कि शायद आधे लोग कामयाब हो जाएंगे। जंगल में पार्टिसिपेंट्स बड़ी सफाई और फुर्ती से मूव कर रहे थे। तभी एम्प्लॉई ने पूछा कि क्या इस बार कोई खास कंटेस्टेंट है, लेकिन उसकी साथी ने मायूस होकर कहा कि अब तक तो कोई खास नहीं दिखा। इसी बीच आउल टार्किस सबसे पहले वापस आया और सीधा मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा। उसने पूछा क्या वो पहला है जिसने टास्क पूरा किया। आउल टार्किस ने एक कीमती रीजल और दिखाया, जिससे उसे एग्जाम में 120 पॉइंट्स मिल गए। एम्प्लॉई ने उससे पूछा कि क्या वो एग्जाम यही खत्म करना चाहता है, तो उसने बेफिक्री से कहा कि हाँ, वैसे भी पास तो हो ही जाऊंगा। लेकिन लड़की ने समझाने की कोशिश की कि अगर वो और पॉइंट्स जुटाए तो उसका रजिस्ट्रेशन रैंकिंग और बेहतर हो सकता है। लेकिन टार्किस को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा कि उसका असली काम मर्सनरी होना है, उसे एडवेंचरर रैंकिंग से कोई खास मतलब नहीं। तभी एडी मार्कमैन भी आ गया। उसके हाथ में एक रेयर बर्ड की फेदर थी जिसकी वैल्यू 180 पॉइंट्स थी। एडी थोड़ा चौंका कि कोई उससे पहले पहुंच गया, जबकि टार्किस ने एडी की फेदर का मजाक उड़ाया। लेकिन एडी ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि वो फेदर उस बर्ड की है जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिना आवाज उड़ सकती है। इसे दोनों में तीखी बहस और चुनौतियां शुरू हो गईं। तभी एम्प्लॉई ने हंसते हुए बोला कि ये रैंकिंग सिस्टम लोगों को कितना प्राइड देता है, और उसकी साथी ने कहा कि हाँ, यही तो उनकी ताकत का हिस्सा है। अचानक सबका ध्यान किसी की फुटस्टेप्स पर गया। सब हैरान रह गए जब लोई जंगल से बाहर आता दिखा, और उसके पीछे एक विशाल रेड बेयर की डेड बॉडी थी जिसे वो घसीटते हुए ला रहा था। लोई पास आया और ठंडे अंदाज में बोला कि उसे नहीं पता था कि रेड बेयर का गॉल ब्लैडर कैसे निकाला जाता है, इसलिए वो पूरा भालू ही उठा लाया। उसने पूछा क्या ऐसे भी सबमिशन चलेगा। एम्प्लॉय थोड़ी हकलाई, लेकिन बोली हाँ, ये भी एक्सेप्टेबल है, भले ही ये तरीका बहुत अजीब है। इसके लोई को 300 पॉइंट्स दिए गए। सभी लोग हैरान थे कि लोई ने अकेले एक रेड बेयर को मार गिराया। लड़की ने आश्चर्य से पूछा कि रिटन एग्जाम में इतना बुरा करने के बाद भी उसने इतने रेयर एनिमल को पहचान कैसे लिया, जिसका लोई ने सिंपली जवाब दिया कि ये भालू तो उसके गांव के पास अक्सर दिखाई देते हैं। अब लड़की लोई के एटीट्यूड से बिल्कुल पजल्ड थी। एक और पार्टिसिपेंट ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने सच में ये फाइट देखी है। वो थोड़ा घबराया हुआ था और बोला कि उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फिर अचानक पीछे हट गया और कहा कि साफ साफ नहीं देख पाया, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। उसे याद आया वो पल जब लोई ने बिजली की स्पीड से अपनी तलवार निकाली और उस जायंट रेड बेयर का सामना किया जो अचानक उस पर हमला कर रहा था। सिर्फ एक वार में लोई ने भालू को गिरा दिया, और ये सब सुन हर कोई पूरी तरह शॉक में था। इसी दौरान अप्रेजर लोई को चुपचाप और हैरान नजरों से देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। करीब 1 घंटे बाद सारे पार्टिसिपेंट्स अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एरिया में इकट्ठा हुए, जहां एग्जाम का आखिरी स्टेज शुरू होने वाला था। जैसे ही सब इकट्ठा हुए, उस एम्प्लॉई ने समझाना शुरू किया कि एक एडवेंचरर को किन बातों से सतर्क रहना चाहिए। उसने कहा कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि इंसानों से भी होता है। उसने आगे बताया कि एडवेंचरर्स का मेन काम होता है नई और अनजान जगहों की खोज करना, जो अक्सर बहुत खतरनाक होती है। ऐसी जर्नीज में पायरेट्स और बैंडिट्स का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए ताकत और स्किल दोनों बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया कि फाइनल एग्जाम एक ट्रेनिंग बैटल होगी जिसमें पार्टिसिपेंट्स आपस में लड़ेंगे। उसने सबको आश्वस्त किया कि ये टेस्ट सिर्फ उनकी इंडिविजुअल एबिलिटीज को आंकने के लिए है, तो हार जीत का कोई बड़ा मतलब नहीं है। इस पर एडी बोला, तो इसीलिए एग्जाम से पहले इसे बताया नहीं गया, क्योंकि अगर बताया गया होता तो सभी पार्टिसिपेंट एक दूसरे को हराने की कोशिश करते। इतने में एक बड़ा और भारी भरकम पार्टिसिपेंट आउल टार्किस के पास आया और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। उस आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि पिछले प्रैक्टिकल एग्जाम में आउल टार्किस सिर्फ एक पत्थर लेकर आया था, और उसने ऐसा कर पूरी मर्सनरी रैंकिंग का मजाक उड़ा दिया। और उसने यह भी कहा कि मर्सनरी से पहले वह एक चोर था। फिर वो पार्टिसिपेंट गुस्से से आउल टार्किस पर जबरदस्त ताकत से हमला कर दिया, कहते हुए कि वो उसके जैसे 3rd ग्रेड रैंकर्स से कई गुना बेहतर है। लेकिन आउल टार्किस ने उसे एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। इसे पूरा क्राउड दंग रह गया। फिर टार्किस ने तुरंत
एम्प्लॉय से माफी मांगी कि उसने गुस्से में आकर ऐसा किया, लेकिन एम्प्लॉय ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट पहले से ही एलिमिनेशन लिस्ट में था। बाकी लोगों ने हैरानी से कहा कि कोई भी इंसान जो रैंक 3 वाले को चैलेंज करता है वो या तो पागल है या बेवकूफ। अब एम्प्लॉय खुद सोचने लगी कि टार्किस का ओपोनेंट कौन होगा। वो थोड़ी नर्वस हो गई थी। तभी अप्रेजर लड़की एम्प्लॉय के पास आई और बोली कि वो उसके लिए एक स्पेसिफिक ओपोनेंट चुनना चाहती है। उसकी सीनियर ने उसे क्यूरियस होकर इसकी इजाजत दे दी। फिर बैटल्स की शुरुआत हुई, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने एक से बढ़कर एक फाइटिंग स्टाइल्स दिखाई। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े, माहौल और ज्यादा इंटेंस होता गया। अब 8वां मैच शुरू होने वाला था। एम्प्लॉय ने अनाउंस किया, अगला मुकाबला होगा टिम आउल नंबर 27 और एडी नंबर 41 का, और उनका ओपोनेंट होगा अकेला पार्टिसिपेंट नंबर 53 लोई। सभी लोग चौंक गए। सबको लगा जैसे एडी और आउल को हल्के में लिया जा रहा है, जबकि एडी ने कामली कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उसे अंडर एस्टिमेट किया गया है। वहीं एम्प्लॉय ने थोड़े घबराए हुए अंदाज में अपनी कॉलीग से पूछा कि क्या वो अपने फैसले को लेकर पक्की है। अप्रेजर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं पूरी तरह श्योर हूँ। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई, क्योंकि उसके दिल में एक्साइटमेंट उमड़ रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी, अगर उसकी आंखों ने उसे धोखा नहीं दिया है तो लुई एक ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है हर मायने में। इस मुकाबले का आगाज बड़े से एरिना में हुआ, जहां हर कोई उत्सुकता से इस बैटल को देखने के लिए मौजूद था। जैसे ही एग्जाम के पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी पोजीशन में जाने लगे, अप्रेजर ब्यूरो की दोनों एम्प्लॉयज भी पूरी गंभीरता से एरिना की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ लोई पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ अपने दो ओपोनेंट्स का सामना करने तैयार था, बिना किसी डर या हेजिटेशन के। वहीं सामने रेड वुल्फ मर्सनरी ग्रुप का लीडर ऑल डार्किस अपने साथी एडी मार्कमैन के साथ तैयार खड़ा था। एडी एक मशहूर आर्चरी फैमिली से था और खुद भी काफी स्किल्ड आर्चर माना जाता था। आउल डार्किस की मर्सनरी ग्रुप की अचीवमेंट्स याद दिलाई गई, जैसे कि पिछले साल उन्होंने कैनमोर माफिया नाम के एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग को हराया था, जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन रैंकिंग में 62वें स्थान पर था। यह भी बताया गया कि खुद आउल डार्किस ने उस गैंग के 7 बड़े लीडर्स को अकेले खत्म किया था, जिसमें उनका बॉस भी शामिल था। वहीं एडी मार्कमैन आर्चरी फैमिली का वारिस था और बचपन से ही अपने पिता से ट्रेनिंग ले रहा था। वो पिता जो कभी आर्चर्स रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पर थे। साथ ही उसने 5 साल की उम्र में ही रैंकिंग में अपना नाम रजिस्टर कर लिया था। एडी की आर्चरी स्किल्स इतनी प्रिसाइज और डेडली थीं कि आर्चर्स की दुनिया में उसकी प्रतिभा पर किसी को शक नहीं था। अब इस मुश्किल मुकाबले में लोई, वो लड़का जिसे कोई नहीं जानता था, अकेले इन दो लेजेंड्स के खिलाफ खड़ा था। फिर एम्प्लॉय ने जोश के साथ बैटल की शुरुआत का ऐलान किया और सभी फाइटर्स अपने अपने ओपोनेंट्स की तरफ तेजी से बढ़े। एडी ने सबसे पहले हमला किया। उसने एक तेज एरो लोई की तरफ फेंका, लेकिन लोई ने बड़ी आसानी और फुर्ती से उसे डॉच कर लिया। इसके बाद लोई ने तुरंत आउल डार्किस की ओर दौड़ लगाई, सीधा आमने सामने की भिड़ंत के लिए। लोई और आउल के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। दोनों एक दूसरे पर जोरदार वार करने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच की तेज और आक्रामक सोर्ड फाइट की आवाजें एरिना में गूंजने लगी। दर्शक इस स्पीड और इंटेंसिटी को देखकर दंग रह गए। इतना तेज मुकाबला था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। बस तलवारों की टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक दर्शक ने हैरानी से कहा, मुझे सिर्फ तलवारों की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आंखों से कुछ दिख नहीं रहा। इसी बीच एक तेज मूव में लोई ने ऐसा वार किया कि आउल को पीछे हटना पड़ा। इसे अब आउल अपने ओपोनेंट की ताकत से थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार अटैक करने की कोशिश की। लेकिन उसी पल एडी ने ऊपर से हमला किया। उसने लोई पर एक के बाद एक कई एरोस फेंके, लेकिन लोई ने अपनी अद्भुत स्पीड और रिफ्लेक्सेस से सारे एरोस को ब्लॉक कर दिया। दर्शक ये देखकर हक्के पक्के रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि लोई इस तरह से दो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के खिलाफ अकेले टिक पाएगा और इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस देगा। दर्शकों की हैरानी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोई दो हाईली स्किल्ड फाइटर्स के अटैक को इतनी आसानी से संभाल रहा था। थोड़ी देर के लिए लड़ाई थमी। सभी ने एक दूसरे का जायजा लिया। लोई शांत और स्थिर नजरों से अपने ओपोनेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। आउल और एडी आपस में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें आउल कहता है, मैं अब पक्का हूं लोई कोई बहुत हाई रैंक सोर्ट्समैन है। एडी भी सहमत होते हुए कहता है, मैंने आज तक ऐसा फाइटर नहीं देखा। पहली बार लोई मैच के दौरान बोलता है। शांत आवाज में पूछता है, क्या तुम दोनों की कोई और रैंकिंग भी है? एडी जवाब देता है, मैं आर्चर्स की रैंकिंग में 402 नंबर पर हूँ। आउल कहता है, मैं मर्सनरीज में 753वें नंबर पर हूँ। लोई मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहता है, अब सब कुछ क्लियर हो गया है। इसी पर लोई के चारों तरफ एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसके तुरंत बाद उसने पूरे आत्मविश्वास से ऐलान किया, अगर मैं तुम दोनों को हरा दूं तो मुझे 3 डिजिट नंबर में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लोई के शरीर से जो एनर्जी निकल रही थी वो इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई उसकी ताकत को महसूस कर सकता था। एकदम भारी, डरावनी और स्पष्ट रूप से दिखने वाली। एडी उस एनर्जी को देखकर स्टंट रह गया। उसका चेहरा शॉक और डिसबिलीफ से भरा हुआ था, जबकि आउल भी घबरा गया। वो सोचने लगा, ये कौन है? इसके पास इतनी डरावनी ऑरा अचानक कहां से आ गई?
वह अप्रेजर लोई की तरफ एकदम स्टंट होकर देख रही थी। लोई से निकलता हुआ प्राणा अब साफ साफ नंगी आंखों से दिखने लगा था। तुरंत एडी मार्कमन ने अपने बो को एम किया लोई की तरफ। उसकी आवाज सख्त और दृढ़ थी। एडी बोला, रैंकिंग सिर्फ प्रोफेशन से तय नहीं होती। फिर एडी ने बताया, मैं आर्चर्स रैंकिंग में तो 402 नंबर पर हूं, लेकिन स्पेशलाइज स्नाइपर मार्क्समैन की रैंकिंग में मेरा नंबर 78 है। लेकिन एक स्प्लिट सेकंड में लोई बिजली जैसी तेजी से एडी के पास पहुंचा। उसे एक ही वार में नीचे गिरा दिया, पूरी तरह बेहोश। अब लोई का सामना बचा था सिर्फ आउल टार्किस से। एडी को गिरते देख आउल ने खुद को तुरंत रेडी किया। उसके चेहरे पर चिंता और डर दोनों साफ थे। दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए। पूरा इरीना अब इस फाइनल टक्कर के लिए सांसें रोके देख रहा था। लोई की आंखों में जो इरादा और शक्ति झलक रही थी वो आवल को डरा रही थी। आवल अभी भी उस स्ट्रेंज पावर को समझने की कोशिश कर रहा था कि लोई ने अचानक जबरदस्त स्पीड से चार्ज किया। आवल कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वह उसके पीछे आ गया और उसके गर्दन पर अपनी तलवार रख दी, जिसके तुरंत बाद आवल ने हार मान ली। उसने अपना हथियार जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे थोड़ी देर में काम पर जाना है और मैं कोई इंजरी रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं भी एडी की तरह बेहोश हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लोई ने ठंडी नजरों से आउल की तरफ देखा, जो अब बिना किसी हथियार के सामने सरेंडर कर रहा था। लोई चुपचाप आउल को देखता रहा, जैसे वो उसकी स्थिति का एनालिसिस कर रहा हो। जबकि आउल की नजर लोई पर गई, वो मन ही मन हैरानी से सोचने लगा, ये लड़का आखिर है कौन? इसकी ताकत तो इंसानों जैसी है ही नहीं, ये तो सच में कोई मॉन्स्टर है। उधर दर्शकों की भीड़ में खलबली थी। सभी लोग लोई की ताकत से हैरान थे। उसने अकेले अपने दम पर 2 ट्रिपल डिजिट रैंकर्स को हरा दिया था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जबकि एम्प्लॉई ने तेज और साफ आवाज में घोषणा की, मैच खत्म हुआ, विजेता है कंटेस्टेंट नंबर 53 लोई। तभी अप्रेजर लड़की अचानक दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसकी सीनियर ने उसे आवाज दी, लेकिन वो बिना रुके भाग गई और पीछे रह गई उसकी सीनियर, जो सोचती रह गई कि ये इतनी जल्दी में कहां जा रही है। जबकि वह अप्रेजर लड़की एक ऐसे कमरे में पहुंची जो एडवांस्ड इक्विपमेंट और कंप्यूटर से भरा हुआ था। उसने तुरंत अप्रेजर ब्यूरो का एक्सक्लूसिव डेटाबेस चेक करना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद उसे लोई का डेटा मिला। नाम लोई टोली, उम्र 17 साल, लेकिन कोई पास्ट रजिस्ट्रेशन या रैंकिंग हिस्ट्री नहीं थी। ये देखकर वो चौंक गई। इतनी एक्सेप्शनल स्किल्स वाला इंसान और अप्रेजर ब्यूरो को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये तो जरूर किसी दूर दराज के इलाके से आया होगा। डेटा में ये भी कंफर्म हुआ कि लोई का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, न ही वो किसी खास संगठन से जुड़ा हुआ है। ये सब देखकर उसकी हैरानी और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ गई। एक बड़ी सी मुस्कान और खुशी उसकी आंखों में भर गई। वो खुद से बोल उठी, इतनी बड़ी टैलेंट अब तक छुपी कैसे रह गई? ये तो असली खजाना है। वो तुरंत कमरे से बाहर भागी, लोई की डायरेक्शन में दौड़ती हुई जोर से चिल्लाई, लोई। आखिरकार वो उस जगह पहुंची जहां लोई खड़ा था और बिना किसी हेसिटेशन के साफ और जोश से बोली, लोई प्लीज मुझे अपना एक्सक्लूसिव अप्रेजर बना लो। लेकिन जैसे ही वो आगे बोलने ही वाली थी, उसने देखा कि वहां लोई के चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। हर कोई उसी से वही मांग कर रहा था। वो पल भर के लिए स्टंट रह गई। फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ था। एक कदम, बस एक कदम लेट हो गई मैं, उसने मन में कहा, क्योंकि बाकियों ने लोई को पहले ही ऑफर दे दिया था। बाकी लोगों की जल्दीबाजी देखकर उसको गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उन्हें लोई की पहचान प्रॉपरली चेक करनी चाहिए थी, उससे पहले कि वो कोई भी ऑफर दे। उधर लोई थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, एक्सक्लूसिव अप्रेजर का मतलब क्या होता है? तुरंत ही जूनियर अप्रेजर लड़की ने एक्साइटमेंट के साथ बीच में जंप मारा और कहा, मैं सब कुछ डिटेल में समझा देती हूँ। वो पूरे जोश के साथ समझाने लगी। एक्सक्लूसिव अप्रेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी पर्टिकुलर एडवेंचरर का रैंकिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसका काम होता है कि वो उस एडवेंचरर की ताकत और परफॉर्मेंस को रेगुलर अपडेट करता रहे। फिर उसने बताया, नॉर्मली किसी की रैंकिंग तब अपडेट होती है जब अप्रेजर ब्यूरो का कोई एम्प्लॉय ऑफिशियली उसकी कैपेबिलिटीज असेस करता है। लेकिन अगर आपके पास एक्सक्लूसिव अप्रेजर हो तो आप अपनी रैंकिंग कहीं से भी कभी भी इंस्टेंटली अपडेट कर सकते हो, बिना वेट किए। वो आगे बोली, ये सिस्टम स्पेशली उन एडवेंचरर्स के लिए बहुत यूजफुल है जो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। इसके बाद उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा डिवाइस निकाला। यह है रैंक टेल। उसने कहा, यह एक स्पेशल और एक्सक्लूसिव टूल है अप्रेजर के लिए, जिससे वो किसी की रैंकिंग को कभी भी अपडेट कर सकते हैं। वो मुस्कुराई और डिवाइस लोई की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर तुम जल्दी और एफिशिएंटली टॉप तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी तरह का एक्सक्लूसिव अप्रेजर हायर करना ही पड़ेगा। लोई कुछ पल शांत रहा, जैसे वो सब कुछ सीरियस सोच रहा हो। फिर उसने काम टोन में कहा, मेरी बस एक कंडीशन है। फिर चारों ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, मैं उसी एक्सक्लूसिव अप्रेजर को रखूंगा जो मुझे एडवेंचरर रैंकिंग के टॉप 10 में पहुंचा सके। लोई की इस डिमांड ने सबको चौंका दिया। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें लोई पर टिक गईं। अब लोगों के बीच हुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था, टॉप 10 में तो वो लोग हैं जो प्रैक्टिकली लेजेंड्स हैं। तो कोई बोल रहा था, लोई बहुत स्ट्रांग है लेकिन टॉप 10 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन लोई एकदम शांत रहे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, बस सीधे आगे देखते रहे। उनके चेहरे पर साफ डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस दिख रहा था। इसी दौरान अप्रेजर लड़की ने देखा कि लोई धीरे धीरे वहां से चल दिया, बिना किसी को चूज किए। वो घबरा गई और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। लोई रुको,
प्लीज वेट करो। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसे रोकने के लिए जो अप्रेजर ब्यूरो के एग्जिट की ओर जा रहा था। उसने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया और जोर से उसका नाम पुकारा। लोई, रुक जाओ। सांसें फूलती हुई वो उसके सामने आ खड़ी हुई और बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम इतनी डेस्परेटली टॉप 10 एडवेंचरर रैंकिंग्स में क्यों जाना चाहते हो? लोई ने काम और साफ लहजे में जवाब दिया, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल मामला है। लेकिन जूनियर अप्रेजर ने जिद के साथ जवाब दिया, अब ये मेरा भी मैटर है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, चाहे रीजन कुछ भी हो। उसके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन झलक रहा था। वो लोई की तरफ मुड़ी और इंथुजियाज्म से बोली, मैं ही तुम्हारी एक्सक्लूसिव अप्रेजर बनूंगी और तुम्हें टॉप 10 तक लेकर जाऊंगी। लोई ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैं किसी बच्चे को डेंजर में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर अप्रेजर हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से से बोली, क्या तुम मुझे बच्चा कह रहे हो? वो भावुक होकर बोलने लगी, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं अप्रेजर ब्यूरो की सर्टिफाइड अप्रेजर हूं और तुम खुद भी तो एक बच्चे ही हो। इसका लोई ने ठंडे पर डिसाइसिव टोन में जवाब दिया, चाहे तुम बच्चा हो या नहीं, मैं किसी को हायर करने के बारे में सोच भी नहीं रहा। फिर वो आगे की ओर देखते हुए शांत आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई और उस रास्ते में फंसे जिस पर मैं चल पड़ा हूं। लेकिन अप्रेजर पीछे नहीं हटी, उसने और भी स्ट्रांगली जवाब दिया, मुझे भी कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पैशन से बोली, मेरे पास एक रीजन है अपनी जान दांव पर लगाने का, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाना चाहती हूँ। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, शहर की ऊंचाई से नीचे देखते हुए। लोई चुपचाप अप्रेजर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब लोई को उसकी आंखों के अंदर अपना मकसद याद आ गया, वो रीजन जिसकी वजह से वो यहाँ आया था, और वो वादा जो उसने 1 साल पहले किया था। उसने अप्रेजर की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही सॉफ्टली कहा, मेरे पास भी एक ऐसा काम है जो मुझे हर कीमत पर करना ही है। शहर पर सुनहरी धूप बिखरी हुई थी और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, जैसे कोई सीधा टकराव हो रहा हो। अप्रेजर ने अपना हाथ लोई की तरफ बढ़ाया और कॉन्फिडेंटली बोली, मैं लूक मेल्डिया तुम्हें टॉप रैंकर बना दूंगी। लोई ने धीरे से कहा, मेरा नाम लोई टोली है। आखिरकार सूरज की रोशनी में दोनों ने हाथ मिलाया और इसी के साथ शुरू हुआ उनके अलायंस का पहला और ऑफिशियल कदम। अब सीन एक नए घर में शिफ्ट होता है जो लूक ने कुछ दिन के लिए रेंट पर लिया था। जैसे ही लोई वहां पहुंचा, वो उसे बड़ी गर्मजोशी से वेलकम करती है और एक्साइटमेंट के साथ पूछती है, कैसी लगी ये जगह? अच्छी है ना? फिर वो बड़े जोश से एक्सप्लेन करती है, मैंने ये घर सिर्फ कुछ दिनों के लिए रेंट पर लिया है, तुम इसे अपना टेम्परेरी बेस समझकर यूज कर सकते हो। लोई ने शालीनता से उसकी कोशिशों की तारीफ की। थैंक्स, तुम काफी केपेबल लग रही हो। लूक थोड़ा शर्माते हुए बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने। फिर लोई थोड़े हेजिटेशन के साथ बोला, देखो, मैं अभी पक्के तौर पर तुम्हें हायर नहीं कर रहा, 1 हफ्ते का ट्रायल ठीक रहेगा। ये सुनकर लूक थोड़ा चौंकी और नाराज भी हुई। ट्रायल? सीरियसली? उसने जोश में आकर लोई के बोलने के तरीके की नकल करते हुए बोला, ठीक है, मैं 1 हफ्ते में ही तुम्हें प्रूव कर दूंगी कि मैं पूरी तरह से क्वालिफाइड हूं, और फिर तुम खुद मुझसे कहोगे अपनी पर्सनल अप्रेजर बनने के लिए। इस पर लोई हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उम्मीद है ऐसा ही हो। लुक को लोई का ये ठंडा जवाब खटक गया और वो झुंझलाते हुए बोली, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। फिर वो थोड़ी देर सोचती है और फिर हल्की सी सार्कास्टिक टोन में कहती है, तुम लड़ाई में तो इतने सीरियस और पावरफुल लगते हो, लेकिन डेली लाइफ में टोटल एयरहेड हो। लोई ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये बात मैं पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। अचानक से रिजल्ट्स का नोटिफिकेशन आ जाता है तो लूक ने रैंक टेल डिवाइस निकाला और एक्साइटमेंट के साथ लोई से कहा, रिजल्ट आ गया है, जल्दी देखो। रिजल्ट में लोई की इनिशियल एडवेंचरर रैंकिंग आई 2728। लूक इस रिजल्ट से काफी खुश हो गई और बोली, ये काफी अच्छी शुरुआत है। लेकिन लोई थोड़ा सरप्राइज था। उसने कहा, मुझे लगा था मेरी रैंक 3 डिजिट में होगी। ये सुनकर एम्प्लॉय को ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था? लोई ने रीजन एक्सप्लेन किया, क्योंकि जिन 2 लोगों से मेरा मुकाबला हुआ था वो दोनों ऑलरेडी काफी हायर रैंकर थे। एडी की अर्चरी रैंकिंग थी 402 और आवल की थी 753 मर्सनरीज में। इस पर लूक ने बताया कि एडवेंचरर रैंकिंग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, क्योंकि ये सिर्फ ताकत पर नहीं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। इसलिए हाई रैंक तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। साथ ही इसमें बाकी दूसरी रैंकिंग से बहुत ज्यादा लोग होते हैं। फिर उसने रैंक टेल डिवाइस पर लोई को उसकी डिटेल्ड रैंकिंग दिखाई। एडवेंचरर रैंक भले ही 2728 है, लेकिन तुम्हारी सोर्ट्समैन कैटेगरी में रैंक है 58। इसे लोई चौंक गया। 58? क्या ये अच्छा माना जाता है? तब लूक ने साफ साफ कहा, अप्रेजर ब्यूरो के हिसाब से ये रैंक टैलेंट का लेवल होता है, इससे ज्यादा साफ प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता। इस पर लोई ने लूक से पूछा कि क्या आउल और एडी की भी बाकी कैटेगरीज में रैंकिंग्स हैं। लूक ने कंफर्म करते हुए दोनों की क्लासिफिकेशंस दिखाई। उसने बताया कि टार्कीज यानी आउल की मर्सनरीज में रैंक थी 753, सोर्ट्समैन में 521, स्पेशल क्लीनिंग में 209, इन्वेस्टिगेटर्स में 2831 और ट्रस्टेड लीडर में 86। फिर उसने एडी मार्कमैन की रैंकिंग्स गिनाई। आर्चर्स में 402, मार्क्समैन में 78,
स्काउट्स में 2011 और सबसे हैरान कर देने वाली बात, मशरूम कल्टीवेशन में उसकी रैंक थी 19। फिर लूक ने आगे समझाया कि मल्टीपल रैंकिंग्स पॉसिबल होती हैं, लेकिन इससे वर्कलोड और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फिर उसने लोई से पूछा कि क्या वो भी दूसरी रैंकिंग्स में रजिस्टर करना चाहेगा, लेकिन लोई ने बिना एक पल गंवाए सख्त अंदाज में मना कर दिया कि उसे और काम नहीं चाहिए। इस बात से ल्यूक हल्का मुस्कुराई और बोली कि अब वो उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा समझने लगी है। उसने लोई के मेन गोल को समराइज किया और बोली कि लोई का मकसद एडवेंचरर रैंकिंग्स में टॉप 10 तक पहुंचना है, वो भी सबसे फास्ट और डायरेक्ट रास्ते से। फिर वो आसमान की ओर इशारा करते हुए बोली कि उसे शक है लोई का अल्टीमेट गोल गॉड्स आइलैंड पहुंचना है। पहले तो लोई चुपचाप सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी बात सुनता रहा, बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए। फिर हैरानी से पूछा कि उसे कैसे पता ये सब। लूक ने कामली बताया कि गॉड्स आइलैंड का एक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एडवेंचरर रैंकिंग्स में टॉप 10 तक पहुंचते हैं। फिर उसने लोई से पूछा कि क्या वो ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद उसे बता पाएगा कि वो गॉड्स आइलैंड क्यों जाना चाहता है। लोई ने शांत लहजे में हामी भर दी। लूक बोली कि फिर वो भी अपनी सिचुएशन उसके साथ शेयर करेगी और ये फेयर होगा कि दोनों एक दूसरे की रियलिटीज जाने। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी तरह रैंकिंग्स की दुनिया में नए को ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिर उसका चेहरा एकदम सीरियस और रहस्यमय हो गया। उसने धीरे से कहा कि वो जिस चीज की तलाश कर रही है वो है रैंकिंग्स की डार्कनेस। लोई ने सुना तो चौंक कर पूछा कि उसने अभी क्या कहा, लेकिन उसने जल्दी से बात को टाल दिया, मुस्कुराई और बोली कि कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। फिर उसने अचानक सवाल किया कि लोई की इतनी ताकत और कमाल की सोर्ड स्किल्स आई कहां से। लोई ने कैजुअली जवाब दिया कि एक साल पहले वो एक नाइट आइडोल का डिसाइपल बना था। लूक ये सुनकर लिटरली चौंक पड़ी और डिसबिलीफ में लोई का हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, क्या तुम उसी एडोल की बात कर रहे हो जो नाइट रैंकिंग में पहले नंबर की पोजीशन पर है, जिसे पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल नाइट माना जाता है। लोई ने शांत लहजे में जवाब दिया कि हाँ, एडोल ने कुछ ऐसा ही कहा था। लूक उसकी ऐसी कामनेस देखकर स्टंट रह गई, जबकि उसने कहा, हाँ मैं उसका डिसाइपल था भी तो सिर्फ एक साल के लिए ही, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। जिसके जवाब में उसने एक्साइटमेंट में बताया कि एडोल इतनी बड़ी हस्ती है कि उसने कभी किसी को ट्रेन नहीं किया। काफी सारे लोगों ने भी उसे ट्रेन करने के लिए पूछा था, लेकिन उसने सभी को रिजेक्ट कर दिया। अगर डिसाइपल रिजेक्शन रैंकिंग होती तो वह सबसे पहले रैंक पर होता। और आगे जोड़ा कि लोग कहते थे कि वो अब किसी यंग नाइट को अपना सक्सेसर बनाएगा, इसीलिए कई सारे नाइट अपनी रैंकिंग्स बढ़ा रहे हैं। वो अब भी शौक में थी और बोली कि अगर बाकी नाइट्स को पता चला कि लोई ही एडोल का चोजन सक्सेसर है तो वो सुनते ही बेहोश हो जाएंगे। जबकि लोई ने शांत और सीधा सवाल किया, क्या एडोल सच में इतना जबरदस्त है। लूक ने बेहद जोश में जवाब दिया कि हाँ, वो पूरी दुनिया का नंबर 1 नाइट है और सबसे ताकतवर भी। लेकिन लोई ने बड़े कैजुअली कहा कि उसने एक बार एडोल को अपनी तलवार से कट मार दिया था। ये सुनकर लूक चीख पड़ी डिसबिलीफ में और बोली, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लगातार लोई को घूरती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कोई इतना कैजुअली ऐसा बोल कैसे सकता है। वो खुद से बड़बड़ाने लगी कि आखिर इस लड़के की परवरिश कैसे हुई है, जो जो मन में आए बस बोल देता है। फिर उसने अपना डिवाइस निकाला और लोई का डेटा दोबारा चेक किया, खुद को कंफर्म किया कि लोई सच में डेटाबेस में एक नया नाम है, और वो फिर से सोच में डूब गई। फिर सीन फ्लैशबैक में चला गया, जहां लोई को एडोल से हुई एक पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आ रही थी, जिसमें लोई ने एडोल से पूछा था कि ये टाइटल या सरनेम नेम का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसे इन चीजों की समझ नहीं थी। तब एडोल ने उसे कहा था कि अगर वो सच में गॉड्स आइलैंड पहुंचना चाहता है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से, तो उसे लॉय टूली नाम अपनाना चाहिए। साथ ही एडोल ने उसे चेतावनी दी थी कि ये नाम चुनना खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन ये उसे कुछ जरूरी क्लूज भी देगा। लोई ने इस बारे में सोचने के बाद कहा था कि वो समझ गया और ये नाम अपना लिया। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ गया, जहां लूक ने क्यूरियोसिटी से लोई से पूछा, क्या टोली सिर्फ एक एलियस है। लोई ने काम और कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, नहीं, ये मेरा असली नाम है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके इस जवाब पर लुके के चेहरे पर एक वार्म स्माइल आ गई और उसने कहा, थैंक्स ये बताने के लिए। फिर उसने लोई से कहा कि वो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि उसका आज का अप्रेजर वाला काम पूरा हो गया है। उसने अपनी हैट उतारनी शुरू की और बोली कि वो खुद को थोड़ा रिलैक्स्ड फील करेगी इसके बाद। लेकिन लोई ये देखकर चौंक गया और बोला, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर थोड़े ऑकवर्ड तरीके से पूछा, तुम लड़की हो। लूक एकदम गुस्से में चिल्लाई और शर्म से लाल हो गई, क्या अब जाकर तुझे समझ आया। लोई ने बड़े शांत लहजे में बस कहा, सॉरी। जबकि लूक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके काम एटीट्यूड से और चिढ़ गई हो। फिर झुंझलाकर चिल्लाई, बस इतना ही बोलेगा, सॉरी। अगली सुबह का सीन शांति से शुरू होता है, शहर की सड़कों की हलचल और लोगों की आवाजाही के साथ। लूक कमरे में बैठी हुई न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, शांत और फोकस्ड दिख रही थी। तभी लोई ऊपर से नीचे आता है और लुक उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम आज जल्दी उठ गए। लोई हल्के से बड़बड़ाते हुए कहता है कि वो बस पानी लेने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो पास आता है और उसे साफ देखता है, वो थोड़ा रुकता है और धीरे से कहता है, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गुड मॉर्निंग कहा। फिर लुक ने सजेस्ट किया कि चलो साथ में नाश्ता करते हैं। उसने अपनी टोपी फिर से पहन ली और बोली,
आगे का सफर लंबा होगा, लेकिन आज उनके लंबे सफर का पहला कदम था। वो जोश में बोली, अब वक्त आ गया है एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग का, ताकि लोई को एडवेंचरर रैंकिंग्स के टॉप 10 में कैसे पहुंचाया जाए ये डिसाइड कर सके। सीन बदलता है और अब वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जो शहर के बीचों बीच होता है। वहां लूक लोई को समझाती है कि एडवेंचरर रैंकिंग बढ़ाने का सबसे मेन तरीका होता है एडवेंचर अचीवमेंट्स हासिल करना। इसमें खासकर लैंड को डेवलप करना या एक्सप्लोर करना बेसिक है, तो इसीलिए वो मिशंस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए ऑफिशियल मिशंस कंप्लीट करना बेहतर रहेगा। लोई चुपचाप सुनता रहा और ध्यान से अपनी प्लेट से नाश्ता करता रहा, जबकि लूक बता रही थी कि बहुत सारे लोग एडवेंचरर्स की ताकत पर डिपेंड करते हैं, रिसोर्सेज कलेक्ट करने या किसी मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फिर वो मुस्कुराते हुए अपना रैंक टेल डिवाइस निकालती है और कहती है, मेरे रहते तुम्हें आसानी से ये सारी मिशंस मिल सकते हैं। लोई ने कहा, हाँ ये तो काम का टूल है। लूक ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे अपना एक्सक्लूसिव अप्रेजर बना दो तो ये डिवाइस पूरी तरह तुम्हारा है। लोई ने जवाब दिया, मैं सोचूंगा। नाश्ते के बीच लोई ने इंटरेस्ट के साथ पूछा, ऐसा कोई मिशन है जिससे जल्दी रैंकिंग बढ़ सके? जिस पर लूक ने जवाब दिया, हाई डिफिकल्टी लेवल वाले मिशंस जल्दी रैंक बढ़ाते हैं क्योंकि उनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है। लोई ने बिना देर किए डिसाइड कर लिया, तो मैं सबसे मुश्किल वाला मिशन चुनता हूं। वो मिशन था पानी में मौजूद रोकियाना टेम्पल के अंदर छुपे ट्रेजर को रिट्रीव करना। यह जगह डेंजर जोन्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर थी। लूक ये पढ़ते ही चिल्लाई, नो वे, ये मिशन तुम्हारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कंसर्न के साथ समझाया कि ये टास्क कितना मुश्किल है और लोई को अभी इसमें जाना मतलब खुद को मौत के मुंह में भेजना है। लेकिन लोई अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने कामली कहा, जब तक कोशिश नहीं करूंगा तब तक कैसे पता चलेगा मेरी लिमिट क्या है। लूक ने फिर समझाया, ये मिशन तुम्हारी कैपेबिलिटीज से बाहर है, तुम रैंक बढ़ाने से पहले ही मारे जा सकते हो। प्लीज मेरी बात मानो, मैं सर्टिफाइड अप्रेजर हूं, मुझे पता है। लोई ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ट्राई करने दो। फिर उसने खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा, गॉड्स आइलैंड इस दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है और अगर वहां जाना है तो उसके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब लूक पर जबरदस्त मानसिक दबाव था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो हद से ज्यादा जिद्दी है, लेकिन मुझे किसी भी तरह इसे समझाना ही होगा। उसी वक्त अचानक एक नया इंसान वहां आ गया और दोनों से क्यूरियस अंदाज में पूछा, कोई परेशानी हो रही है क्या? लूक ने जब उसकी तरफ देखा तो एकदम शॉक रह गई और जोर से बोली, लाउड। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। तभी लोई ने लूक से पूछा, ये कौन है? लूक ने जल्दी से इंट्रोड्यूस कराया, इनका नाम लाउड प्रोवर्ड है और साथ में बताया कि लाउड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जो एडवेंचरर रैंकिंग्स में 11वें नंबर पर है। लो ये सुनकर हैरान रह गया। उसे तुरंत वो बात याद आ गई जिसमें उसने कहा था कि टॉप रैंकेड एडवेंचरर्स तो असल में मॉन्स्टर्स जैसे होते हैं ताकत के मामले में। तो लोई मन ही मन सोचने लगा, अगर लाउड 11वें नंबर पर है तो वो बस एक कदम दूर है गॉड्स आइलैंड जाने की एलिजिबिलिटी से। उसी वक्त लूक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा आना परफेक्ट टाइमिंग है लाउड। और फिर एकदम से लोई की तरफ मुड़ी और एक्साइटमेंट में बोली, लोई इससे लड़ो और इसे हराओ। सीन कट होकर अब एक ड्यूलिंग अरीना में शिफ्ट हो जाता है जहां लोई खड़ा होता है बैटल के लिए और फिर वहां लाउड आता है और उसे बोलता है, सॉरी थोड़ा वेट करवा दिया। वो बताता है कि उसने एक वेपन किसी और से उधार लिया है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे लड़ाई में उतरना पड़ेगा, लेकिन वो हथियार लाइट है और फाइट के लिए ठीक रहेगा। जबकि लोई बहुत फॉर्मल तरीके से अपना नाम बताता है, मेरा नाम लोई टूली है। लाउड मुस्कुराता है और कहता है, एडवेंचरर्स के बीच इतनी फॉर्मल बातों की जरूरत नहीं होती, इजी होकर बात करो। फिर वो कहता है, मैं लूक को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने मेरी रैंकिंग अपडेट की थी, बहुत ही एक्सेप्शनल अप्रेजर है वो। लाउड आगे बताता है कि लूक में डीप नॉलेज, जबरदस्त पैशन और वर्क में एकदम परफेक्शन है। यही बातें उसे बाकी अप्रेजर से अलग बनाती है और क्योंकि रिक्वेस्ट उसी से आई है तो वो मदद के लिए रेडी है। लाउड तैयार हो जाता है फाइट के लिए और लोई से कहता है, लूक ने मुझे कहा है कि इस जिद्दी नए लड़के को सबक सिखा दो। फिर हंसते हुए जोड़ता है, लगता है उसे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। अब लोई भी तैयार हो जाता है लाउड का सामना करने के लिए और बस एक नजर में ही उसे समझ में आ गया कि लाउड कितना ताकतवर है। उसके चारों ओर से एक बहुत ही इंटेंस ऑरा निकल रही थी, इतनी तेज कि लोई को लगा अगर वो केयरलेस हुआ तो उस भाले जैसी एनर्जी से सीधा छेद दिया जाएगा। उसी वक्त लूक ने दूर से चिल्लाकर लोई से कहा, ये परफेक्ट मौका है तुम्हारे लिए ताकि तुम रियलाइज कर सको कि ये दुनिया कितनी बड़ी और खतरनाक है। लोई कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, मन ही मन सोचते हुए, अगर ये दुनिया की विशालता को समझने की परीक्षा है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अगले ही पल लोई के अंदर से जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी जो पूरे एरिया में फैल गई। उसने खुद से जोर से कहा, मैं पहले ही समझ चुका हूं कि ये दुनिया कितनी विशाल और ताकतवर है। अब आमने सामने खड़े थे लोई टूली जिसकी रैंकिंग थी 2728 और लाउड प्रोवर्ड जो रैंक 11 पर था। एक इंटेंस और सीरियस ड्यूल की तैयारी शुरू हो चुकी थी जबकि लूक ने पूरे जोश में हाथ उठाया और जोर से चिल्लाकर मैच की शुरुआत का ऐलान किया। जैसे ही मैच शुरू हुआ दोनों फाइटर सुपर स्पीड से एक दूसरे की तरफ दौड़े। उनके हथियार टकराए, एक भयंकर टक्कर जिसमें एनर्जी की लहरें और चिंगारियां हर तरफ फैल गईं। लोई ने अनबिलीवेबल स्पीड से अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार किया। अब उसकी सोट प्राणा
एनर्जी से चार्ज हो चुकी थी। उसके हमले की ताकत देख लाउड दंग रह गया, जिसने स्टेज पर बड़ा सा कर छोड़ दिया था। जिसे देखते हुए उसने मन में सोचा, ये तो अपनी तलवार में प्राणा एनर्जी भर रहा है, साथ ही साथ अपनी मूवमेंट्स को भी उसी एनर्जी से बूस्ट कर रहा है। साथ ही लाउड ने लोई की सोर्ड टेक्निक को गौर से देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि ये टेक्निक कुछ जानी पहचानी है, मगर फिर खुद ही उस थॉट को झटक दिया। नहीं, ये तो नामुमकिन है। ये लेजेंडरी नाइट की सीक्रेट सोर्ड स्टाइल तो नहीं हो सकती। वो तो हर जनरेशन में सिर्फ एक को ही दी जाती है। लाउड जैसे ही सोच में डूबा, लोई ने मौका नहीं गंवाया। वो एकदम उसके पीछे आकर बोला, बैटल के बीच सोचने का टाइम नहीं होता। एक और जबरदस्त टक्कर हुई, जिसे एनर्जी की तेज लहरों के बीच दोनों फाइटर्स आमने सामने भिड़े। लाउड इस बार थोड़े रिलैक्स्ड अंदाज में था, जबकि लोई लगातार प्रेस कर रहा था। उनकी तेज तेज अटैक्स की एक पूरी सीरीज शुरू हो चुकी थी। हर बार के साथ आसपास छोटी छोटी एनर्जी एक्सप्लोजन्स हो रही थी। लाउड थोड़ी देर के लिए पीछे हटा, लोई की इंटेंस एनर्जी को घूरते हुए सोचने लगा, इसमें जो प्राणा है ये तो मुझसे भी ज्यादा है। फिर उसकी नजर लोई के चारों ओर की हल्की सी चमक पर गई और वो चौंक गया। लाउड ने सीधे लोई से पूछ लिया, तुम्हारी ट्राइब कौन सी है? लोई कंफ्यूज हो गया और हैरानी से पूछा, ट्राइब? क्या मतलब? लाउड अब सीरियस हो गया और बोला, ऐसे एक्ट करने से कोई फायदा नहीं। ये एनर्जी तुम्हें बाद में नहीं मिली, तुम इसके साथ पैदा हुए हो। ये गिफ्ट जन्मजात होता है। फिर लोई की चुप्पी देख लाउड ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम खुद नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी एबिलिटीज को फाइट के जरिए जबरदस्ती सामने लाऊंगा। इसके साथ ही लाउड ने अपनी स्पीयर को रेडी किया। अब वो एक मैसिव पावर अटैक लॉन्च करने वाला था। लाउड ने लोई से पूछा, तुम आर्ट्स यूज कर सकते हो क्या? लोई थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मन ही मन सोचने लगा, आर्ट्स? ये क्या होता है? इससे पहले कि लोई कुछ और समझ पाता, लाउड ने अपनी खास आर्ट चांट करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो रिचुअल वर्ड्स बोलता गया, उसके चारों तरफ भारी एनर्जी उठने लगी। वो जोर से बोला, एक जंगली घोड़ा जो स्वतंत्र और माइटी है, हजारों माउंटेन्स क्रॉस करता है, सिर्फ एक हवा की सांस चाहता है। इन शब्दों के साथ उसके चारों तरफ से एक सुनहरी एनर्जी का भयानक विस्फोट हुआ। एक मैसिव गोल्डन ऑरा ने लाउड को चारों तरफ से घेर लिया। इन सब से लोई विजिबली शॉक्ड था। उस पावर को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। लाउड ने चांटिंग जारी रखी और उसके चारों तरफ अचानक ग्लोइंग स्पीयर्स दिखाई देने लगे, जो हवा में तैरते हुए लोई की तरफ एम कर रहे थे। ये स्पीयर आर्ट थी ज़ेन। लाउड ने लोई की तरफ देखा और कॉन्फिडेंटली कहा, तुम्हें भी अपनी आर्ट यूज करनी चाहिए, वरना इस ताकत के सामने तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसकी आवाज अब और भी सीरियस हो गई, अगर तुमने अभी आर्ट नहीं यूज की तो तुम मर जाओगे। बैटलफील्ड अब एनर्जी से भर चुका था। चारों तरफ टेंशन, प्रेशर और इंतजार का माहौल था। लाउड लोई की तरफ फोकस्ड नजरों से देख रहा था। उसका इंतजार कर रहा था कि लोई क्या करता है। जबकि लोई का चेहरा साफ बता रहा था कि वो टेंशन में है, वो लाउड की एनर्जी और तैयार हो रहे मैसिव अटैक को गौर से देख रहा था। फिर लाउड ने अपनी स्पीयर लोई की तरफ पॉइंट की और उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल एक भयानक एनर्जी वेव ने जन्म लिया। आसमान से स्पीयर्स की बौछार लोई की तरफ उड़ती हुई आई। लोई स्टंट रह गया। उस अटैक की ताकत ने उसे चौंका दिया। फिर भी लोई ने सुपर स्पीड में अपनी स्वार्ड मूव करना शुरू किया। हर तरफ से बरसती हुई स्पीयर से बचने की कोशिश करने लगा। वो जितनी कोशिश करता उतना स्ट्रगल करता जा रहा था, जिसे देखते हुए लाउड ने कामली कहा, एक नॉर्मल तलवार ऐसी आर्ट को कभी नहीं रोक सकती। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाई और उसी पल और भी ज्यादा ग्लोइंग स्पीयर्स लोई की तरफ भयानक स्पीड से लॉन्च हो गई। लोई अपनी एजिलिटी और स्पीड के सहारे बचने की कोशिश करता रहा, हर स्पीयर को अवॉइड करने के लिए तेजी से इधर उधर मूव करता रहा। अंत में जब अटैक थमा, लोई थककर एक जगह खड़ा हो गया। सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में फोकस साफ झलक रहा था। उसी पल लोई को अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आई, जब वो अपने मेंटोर एडोल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। एडोल ने एक बार उसे कहा था, तू अभी भी प्राणा को कंट्रोल करने में बहुत कमजोर है, लेकिन एक बार जब तू इस एनर्जी को हैंडल करना सीख जाएगा, तब तुझे स्पेशल टेक्निक्स यूज करने को मिलेंगी। तब लोई ने हैरानी से पूछा था, कैसी टेक्निक्स? एडोल ने मुस्कुराकर कहा था, ध्यान से देख, मैं तुझे सबसे बेसिक टेक्निक से शुरू करवाता हूँ। एडोल ने लोई को एक बेसिक टेक्निक दिखाया था, गेल स्लैश, जो दिखने में जितनी सिंपल थी उतनी ही डेंजरस भी। इसमें बिजली जैसी तेजी और जबरदस्त ताकत थी। लोई ने उसी टेक्निक को याद किया और फैसला लिया कि अब इसी का इस्तेमाल लाउड के खिलाफ करेगा। अगले ही पल लोई ने अपनी पूरी ग्रीन प्राणा एनर्जी रिलीज कर दी, जिसे एक जबरदस्त स्लैश सीधा लाउड की तरफ गया। बिजली की स्पीड से लाउड पूरी तरह शॉक में आ गया। उसने इतनी तेज और इतनी शक्तिशाली टेक्निक की उम्मीद नहीं की थी। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोई ने बिना रुके हमला जारी रखा। अब वो क्लोज रेंज में लाउड पर दबाव बना रहा था। तभी लाउड ने फिर से एक नई और भारी आर्ट चांट की और हवा में ग्लोइंग रेडियंट स्पीयर्स की बौछार और ज्यादा घनी हो गई। दोनों के बीच एक और जबरदस्त टकराव हुआ, जिससे उनकी एनर्जीज आपस में टकराई और एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। इसे लाउड पूरी तरह से दंग रह गया कि लोई का यह स्ट्राइक इतना तेज था कि वो आंखों से लगभग दिखाई ही नहीं दिया। फिर भी लाउड ने तेजी से खुद को संभाल लिया। उसे अब समझ आ गया था कि लड़ाई कितनी सीरियस हो चुकी है। उसने तुरंत काउंटर अटैक किया, अपनी स्पीयर को एक प्रिसाइज मूव में घुमाया और लोई की तरफ बिजली जैसी रफ्तार से छोड़ दिया।
लोई ये देखकर चौंक गया कि लाउड की रिएक्शन स्पीड और स्ट्रेंथ वाकई में गजब की थी। जबकि लाउड का ये कंटिन्यूअस हमला लोई के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आखिरकार इस जोरदार कोलिशन के बाद लोई जमीन पर जा गिरा। लोई के गिरने के बावजूद लाउड ने उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। तुम्हारी ताकत काबिल ए तारीफ है। लेकिन फिर उसकी आवाज सख्त हो गई। उसने उंगलियां घुमाई और कहा, लेकिन जो दीवार तुम्हारे सामने है वो अभी बहुत ऊंची है। अगले ही पल उसने एक और घातक हमला शुरू किया, जिसे पूरे एरिना को गोल्डन एनर्जी स्पीयर से घेर लिया। हर डायरेक्शन से लोई अब ट्रैप हो चुका था। लोई वहीं खड़ा रह गया, उसकी आंखों में डिसबिलीफ और टेंशन साफ दिख रहा था। वो मूव तक नहीं कर पाया। तभी लाउड ने उसे घूरते हुए कहा, एडवेंचरर रैंकिंग्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और बिना समय गंवाए उसने सारी गोल्डन स्पीयर्स लोई की तरफ फेंक दी। लोई कुछ भी नहीं कर पाया। वो पूरी तरह हेल्पलेस था उस भयानक हमले के सामने। उसके चेहरे पर एक हल्की इरिटेशन दिखी, जैसे उसे ये मंजूर नहीं था कि वो इतनी जल्दी हेल्पलेस हो गया। स्पीयर्स का हमला इतना जोरदार था कि पूरा अरीना हिल गया, मंच टूट गया और हर तरफ धूल और मलबा उड़ने लगा। और जब सब शांत हुआ, लोई मैदान के बीचों बीच एक बड़े क्रेटर में बेहोश पड़ा था। ये साफ था कि वो अटैक उसकी लिमिट से बहुत ज्यादा था। जबकि लाउड नीचे जमीन पर पड़े अपने ओपोनेंट की तरफ देख रहा था, जो अब बेहोश पड़ा था। तभी बैटल एरिना की स्क्रीन पर साफ साफ विजेता का नाम दिखाया गया, लाउड प्रोवर्ट, जो एडवेंचरर रैंकिंग्स में 11वें नंबर पर था। मैच खत्म होने के बाद लाउड मुस्कुराया और उससे पूछा, तो अब तुम संतुष्ट हो? लूक ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ धन्यवाद। फिर आगे बोली, अब शायद लोई को असली सच्चाई का अंदाजा हो गया होगा। लेकिन लाउड ने शांत लहजे में जवाब दिया, तुम्हें शब्दों को घुमाना अच्छी तरह आता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए रुका और पूछा, क्या तुम सच में मानती थी कि लोई मुझे हरा सकता था? लूक ने धीरे से जवाब दिया, बस मुझे लगा शायद मुमकिन है। लाउड ने अंदाजा लगाया कि यह विश्वास शायद इसलिए था क्योंकि लोई महान नाइट एडोल का स्टूडेंट है। लूक थोड़ी चौंकी, बोली, मुझे नहीं लगा था कि तुम ये पहचान लोगे। लाउड ने कंफर्म किया, मैंने उसकी लाइटनिंग फास्ट सोर्ड स्लैश देखते ही पहचान लिया। वो तकनीक किसी और की नहीं, स्वॉर्ड सेंट्स की है। फिर वो सोचते हुए बोला, ये स्टाइल सबसे पावरफुल मानी जाती है, जो सदियों से केवल नाइट्स के बीच ही पास होती आई है। फिर उसके बेहोश शरीर की तरफ देखते हुए आगे जोड़ा कि अगर कोई एडवेंचरर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो वो मानो नाइट्स रैंकर्स की प्रोफेशन की पवित्रता का अपमान है, जैसे किसी ने उनके ट्रेडिशन से कुछ चुरा लिया हो। लूक उसकी इस बात से चिंतित हो उठी और बोली, मुझे लोई को किसी भी नाइट रैंकर से मिलने से रोकना होगा। लाउड ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ ये बात लोई की जान के लिए खतरा बन सकती है। फिर लाउड ने सुझाव दिया, अगर लोई खुद को नाइट रैंकर के रूप में रजिस्टर करवा दे तो शायद बहुत सी मुश्किलों से बचा जा सके। लूक अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसके मन में कई सवाल थे, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस वक्त को याद कर रही थी जब लोई ने उससे शांत स्वर में कहा था, मुझे कुछ करना है, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना लगे। इसे वह साफ समझ गई कि वह ऐसा नहीं करेगा। फिर लूक ने बताया कि उसने लोई की ताकत में विश्वास सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो एडोल का स्टूडेंट है, बल्कि इसलिए कि लोई ने उसे बताया था कि उसने खुद एडोल को एक बार हिट किया था। लाउड ये सुनकर चौंक गया। इम्पॉसिबल, लोई के अभी के लेवल पर तो ये नामुमकिन है। लुक ने भी माना, मुझे भी शुरू में यही लगा था, लेकिन लोई ऐसा इंसान नहीं लगता जो झूठ बोले। लाउड अब गंभीरता से सोचने लगा। उसने खुद से कहा, स्वॉर्ड सेंट्स टेक्निक तो है ही, लेकिन जो एनर्जी लोई इस्तेमाल कर रहा था उसका एक अलग ही शिमर था, कुछ ऐसा जो और भी गहराई में छुपा हुआ है। ऐसा सोचते हुए वह अपने हथियार की तरफ बढ़ रहा था। तभी लुक ने फिर से उसकी तरफ देखा और कुछ कहने वाली थी, लेकिन लाउड ने पहले ही बोल दिया, और हाँ लोई के पास टेक्निक्स भी हैं। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर लोई ने उस फाइट में वो टेक्निक्स यूज कर ली होती तो शायद मैं ही हार जाता। लाउड के चेहरे पर अब साफ सम्मान था लोई जैसे एक सच्चे योद्धा के लिए। उसने लोई की ताकत को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। जब लोई बेहोश था उसी दौरान वो सपना देखने लगा, जिसमें उसकी माँ एक प्यारी सी धुन गुनगुना रही थी, गाना गाते हुए उसके लिए खाना बना रही थी, जबकि वो बिस्तर पर लेटा था। और तभी माँ ने प्यार से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तभी गांव की बूढ़ी अम्मा कमरे में आई और चिल्लाई, तू ये क्या गा रही है पगली? वो बोली कि यही कविता तो उनकी मुसीबत की जड़ है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। ये शब्द दोबारा तेरे होठों से कभी ना निकले, समझी? इसे लोई की माँ थोड़ी घबरा गई। उसने लोई का हाथ चूमा और माफी मांगी, मुझे माफ कर दो बेटा। और जैसे ही उन्होंने फिर से हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लोई की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अब वो एक बिस्तर पर पट्टियों से बंधा हुआ था। उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? लूक मुस्कुराई और बोली, तुम जाग गए, ये अप्रेजल ब्यूरो की इंफर्मरी है, तुम पूरे दिन सोते रहे। लोई चौंक गया, सच में? पूरा दिन? वो बोली, हाँ, ऐसे सोए जैसे किसी ने एकदम से स्विच ऑफ कर दिया हो। डॉक्टर ने कहा तुम्हें मेंटल फटीग हो गया था, पता नहीं क्या बोझ उठा रहे हो, लेकिन शायद तुम चीजों को थोड़ा ज्यादा जल्दी कर रहे हो। अब लुई को भी लगने लगा कि शायद वो सही कह रही है। उसे उस आखिरी अटैक की याद आई और वो बोला, हाँ शायद ऐसा ही है। वो समझ गई कि लुई परेशान है, इसलिए बोली, मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्या तुम्हें पता है इनकैंटेशंस आर्ट क्या होते हैं? लुई ने जवाब दिया, नहीं। वो बोली, ये प्राणा को यूज करने का एक स्पेशल तरीका है जो सिर्फ कुछ खास रेसेस ही इस्तेमाल कर सकती है। टॉप रैंकर्स में से कई से यूज करते हैं। लोई ने पूछा, क्या लाउड भी उनमें से एक है? वो बोली,
हाँ, वो ब्रोवर्ड ट्राइब का वॉरियर है। उनकी ट्राइब बहुत कॉम्बैट ओरिएंटेड है, हंट करने में एक्सपर्ट है और वो लोग दक्षिण के दलदली इलाकों में रहते हैं। उनकी ट्राइब्स में ये टेक्निक्स ओरल पोम्स की तरह पास होती है। इन्हें ही इनकेंटेशंस आर्ट्स कहा जाता है। इसमें एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है, इसलिए अगर तुमने बचपन में नहीं सीखा तो बाद में सीखना मुश्किल हो जाता है। इसे लोई सोचने लगा, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? वो मुस्कुराई। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास खुद के इनकेंटेशंस है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है? लोई ने थोड़ी देर सोचा। उसे अपनी माँ की वो गुनगुनाहट याद आई। शायद, हाँ, शायद मेरे पास है। इसे वो अचानक एक्साइटेड हो गई। ये एक रेकर के लिए एक जबरदस्त पावर है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक टॉप रेकर बन सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट क्वेस्ट भी ढूंढ लिया है। ये कहाँ है? लोई ने पूछा। अजाबान फॉरेस्ट में एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट। लोई ने पूछा, मतलब सिर्फ एक इकोलॉजिकल सर्वे है? जानवरों वगैरह की जांच करनी होगी? वो मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुम खुद देखोगे वो केस तुम्हारे लिए खास होने वाला है। वो कहती है, हाँ, जानवरों का इकोलॉजिकल सर्वे इसका एक हिस्सा है, लेकिन असली मुद्दा कुछ और है। हाल ही में इस जंगल में लोग बिना किसी वजह के गायब हो रहे हैं और जो भी इस क्वेस्ट को लेने आता है वो एक एक करके बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। शुरुआत में तो 1000वें रैंक के एडवेंचरर्स गायब हुए, पर अब तो 800 रैंक वाला भी गायब हो गया है। अगर तुम इन सबके डिसअपियर होने की असली वजह पता लगा सको तो आराम से 200 प्लस रैंक ऊपर जा सकते हो, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। लोई बिना झिझके बोला, मैं ये क्वेस्ट लूंगा। वो मुस्कुराई। मुझे पता था, मैंने इसलिए ही ये क्वेस्ट तुम्हें दी थी। ऑफ कोर्स, वो कहती है, तो चलो अब हमें एक्सेप्टेंस प्रोसीजर जल्दी से पूरा करना होगा। बस एक बात याद रखना, अजाबान फॉरेस्ट में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार करना सख्त मना है और कुछ पर रिस्ट्रिक्शन है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा। लोई पूछता है, अगर मैंने गलती से ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा? वो थोड़ा सख्त होकर बोली, तुम्हारी रैंकिंग गिर जाएगी। और चाहे तुम कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, अगर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया या क्वेस्ट फेल कर दी तो तुम्हारी रेपुटेशन गिर जाएगी, क्योंकि एक एडवेंचरर की रैंकिंग ही उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। अब लोई धीरे से सिर हिलाता है। समझ गया। वो कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। ये क्वेस्ट तुम्हारी नई शुरुआत है, रैंकिंग में ऊंचाई तक उड़ान भरने की पहली सीढ़ी। अब हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट देंगे। लोई मुस्कुराता है। हाँ। अब सीन कट होता है अजाबान फॉरेस्ट की ओर, जहां चारों तरफ एक रहस्यमय बैंगनी सा माया जैसा माहौल फैला हुआ है, जिसमें एक आदमी किसी दूसरे को गले से पकड़कर धीरे धीरे उसका दम घोंट रहा है। वो कहता है, जो देख लिया गया है उसे रोका नहीं जा सकता। दूसरा आदमी उससे पूछता है, क्या तूने फिर किसी को मार डाला? वो हंसता है, तो क्या, अप्रेजर ब्यूरो को कौन सी फुर्सत है ऐसे लो रैंकर्स को ढूंढने की? फिर वो एक पिंजरे को लात मारता है और अंदर एक छोटा सा कुत्ते जैसा जीव बैठा है। वो कहता है, रैंकिंग बढ़ाने के लिए ईमानदारी से क्वेस्ट्स करने की कोशिश करना, ये सब बेवकूफी है। सिर्फ इस छोटे से जानवर यूनिहोसरस का हॉर्न बेच दूं तो मैं सीधा 3 डिजिट रैंक्स में पहुंच जाऊंगा। उसका साथी आगे जोड़ता है, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। मैं तो उन लोगों के लिए बना हूं जो सिस्टम की नाइंसाफियों के शिकार है। ये होता है रोसो क्रिवेल, स्मगलर्स रैंकिंग के साथ। वह पहले वाला आदमी मुस्कुराता है, जैसे मैं इतनी बढ़िया हंटिंग ग्राउंड को छोड़ दूंगा। मैं तो टॉप 100 में जाने वाला हूँ और यही होगा हमारा पहला एंटागोनिस्ट। उसका नाम है तलकन आइरिस और उसकी एडवेंचरर रैंकिंग है 672।